नमस्कार बच्चों, मैं रेनू आपकी हिंदी अध्यापिका। मेरे साथ आज आप करेंगे क्लास 11th के हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम का पहला पाठ जो है जनसंचार माध्यम। और इस पाठ की व्याख्या के पहले भाग हम कर चुके हैं, जिसमें हम संचार के तत्व, उसके प्रकार, संचार की विशेषताएं, जनसंचार के कार्य और जनसंचार माध्यमों के विकास को हमने पढ़ा। और जनसंचार माध्यमों के विकास में जो जनसंचार माध्यम हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, इन सब का विकास भारत में किस प्रकार शुरू हुआ, ये हम कर चुके हैं। जिसमें इंटरनेट का विकास भारत में किस प्रकार शुरू हुआ और जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या है, वो आज की वीडियो में हम करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे जनसंचार के माध्यमों में इंटरनेट। यदि हम आज के समय में देखें तो शायद जनसंचार का सबसे नया और तेज़ी से लोकप्रिय होने वाला माध्यम है। आज कोई परिवार, कोई घर, कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पर इंटरनेट का जो जाल है वो उसके शिकंजे में ना कसा गया हो। हर परिवार तक वो इंटरनेट का जाल है, हर एक हाथ में मोबाइल है। तो उसका सीधा सा कारण और जो एक अर्थ है वो यही निकलता है कि इंटरनेट से आज के समय में हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। क्योंकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, चाहे वो पत्र पत्रिकाएं हों, मैगजीन्स हों, या रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पूरी लाइब्रेरी, हर एक चीज़ के सारे गुण मौजूद हैं। आज आप इंटरनेट के ज़रिए आप बैठे बिठाए कहीं से कहीं तक की भी आप खबरें ले सकते हैं। आप किसी से भी आप सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और उसकी रफ्तार का भी कोई जवाब नहीं है, हम सभी जानते हैं। तो उसमें सारे माध्यम, जितने भी हमारे जनसंचार के माध्यम हैं, चाहे वो मुद्रित माध्यम हो या फिर तकनीकी माध्यम हो, यांत्रिकी माध्यम हो, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, पत्र पत्रिकाएं हों, सिनेमा हो, हर एक का समागम है इंटरनेट। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाला अखबार भी पढ़ सकते हैं, कोई पत्रिका में छपी हुई कोई भी सामग्री पढ़ सकते हैं, और रेडियो सुन सकते हैं, आप सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं। तो पूरा एक विश्वव्यापी जाल है ये, और इसमें जमा करोड़ों पन्नों में से आप पल भर में अपने मतलब की किसी भी चीज़ को निकाल कर उसको खोज सकते हैं, उसको जान सकते हैं। और ये एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। अंतरक्रियात्मक माध्यम हमने पहले भी पढ़ा था कि जब आप, एक होता है अंतर्वैयक्तिक माध्यम, अंतरक्रियात्मक जब दो के मध्य क्रिया होती है। तो आप यहाँ पर मूक दर्शक नहीं, आप क्रिया करेंगे, आप एक्टिविटी करेंगे। तो आप सवाल जवाब, बहस, मुहाबिस, इन सब में आप भाग ले सकते हैं, आप चैट कर सकते हैं। आपका मन हो तो आप ब्लॉग बनाकर पत्रकारिता की किसी बहस के सूत्रधार आप बन सकते हैं। और इंटरनेट ने हमें मीडिया समागम, यानी एक तरीके से कहें कन्वर्जेंस के युग में पहुंचा दिया है। संचार की नई संभावनाएं जगा दी हैं। हर माध्यम के कुछ गुण और अवगुण होते ही हैं, जो हमने समाचार पत्र पत्रिकाओं के भी पढ़े, तो हमने टेलीविज़न के भी और रेडियो के भी। हर एक के अपने अपने कुछ खामियां भी हैं तो खूबियां भी हैं। और यदि हम इंटरनेट के लिए खूबियां देखें तो उसकी खूबियों में सबसे पहले हम यही कहेंगे कि इंटरनेट ने जहां पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए, शोधकर्ताओं के लिए संभावनाओं के नए दरवाजे खोल दिए हैं, हमें एक विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ खामियां भी हैं। जैसे पहली खामी तो यही है कि इंटरनेट जब भी हम खोलते हैं, हम कई बार देखते हैं कि यहाँ जो लाखों अश्लील पन्ने हैं वो भर दिए गए हैं, और जिसका जो असर है वो बच्चों के कोमल मन पर पड़ता ही है। आज हम देखें कि बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन चल रही है, और उस ऑनलाइन पढ़ाई के कारण बच्चों के हाथ में मोबाइल है, और उस मोबाइल में कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें वो भी हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। तो और दूसरी खामी ये कि इसका दुरुपयोग किया जा सकता है।
हम देखें तो इंटरनेट के ज़रिए हमने कई सारी हम घटनाएं ऐसी देख चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग को दर्शाता है। तो जहां इसके सदुपयोग लाखों हैं, वहां इसके अंदर कमियां भी हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जनसंचार माध्यमों का प्रभाव क्या है हमारे समाज पर। तो आज का जो संचार प्रधान समाज है, हम जानते हैं हमारा जो समाज है ये बिना संचार के यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता, तो हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी जीवन शैली पर संचार माध्यमों का ज़बरदस्त असर है। अखबार पढ़े बिना हमारी सुबह नहीं होती, और जो अखबार नहीं पढ़ते वो रोज़मर्रा की खबरों के लिए रेडियो या टीवी पर निर्भर रहते हैं। हमारी जो महानगरीय युवा पीढ़ी है वो समाचारों, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए आज हम इंटरनेट का उपयोग करते ही हैं। हम जितना भी हम देखें, हम शॉपिंग भी आज के टाइम में हमारी जो होती है वो हम ऑनलाइन कर रहे हैं। हमारे जो जितने भी बड़े फैसले होते हैं वो हम देखें तो हम पर विज्ञापनों का, एडवर्टाइजमेंट का काफ़ी असर होता है। यहाँ तक कि जो शादी ब्याह के लिए भी लोगों की अखबार या इंटरनेट के मैट्रिमोनियल पर जो है उसकी निर्भरता बढ़ने लगी है आज के समय में। चाहे हमें टेलीफोन का बिल भरना हो या फिर रेलवे का रिजर्वेशन हमें करना हो, टिकट बुक करानी हो, सूचनाओं को हमें आदान प्रदान करना हो सूचनाओं का, तो इन सब में इंटरनेट का इस्तेमाल हमारे लिए बढ़ा ही है। तो इसी तरह जो जहाँ इंटरनेट का प्रयोग इन कारणों से बढ़ा है, वहाँ फुर्सत के क्षणों में हम देखें तो टीवी, सिनेमा पर दिखाए जाने वाले जो धारावाहिक हैं और फिल्में हैं उनके ज़रिए हम अपना मनोरंजन करते हैं। खाली समय जो हमें मनोरंजन में बिताना होता है, हम उसी के ज़रिए अपना मनोरंजन करते हैं। अपनी सेहत से लेकर हम धर्म, अध्यात्म सबके बारे में जनसंचार माध्यमों से ही जानकारी लेते हैं। आप माने या ना माने, जनसंचार माध्यम का आज एक उत्पाद की तरह हमारे घरों में घुस आए हैं। हाँ, कोई घर ऐसा नहीं होगा जहाँ जनसंचार माध्यम का कोई ना कोई उपकरण आपको ना मिले। वो हमारी जीवन शैली को प्रभावित कर रही हैं। हम उन्हें चाहते हुए भी रोक नहीं सकते। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा सरल, हमारी क्षमताओं को ज़्यादा समर्थ, हमारी सामाजिक जीवन को और अधिक सक्रिय बना दिया है। अब देखिए, समझिए इस बात को कि जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को सरल कैसे बनाया। हम पहले जब बिजली का बिल भरने के लिए, टेलीफोन का बिल भरने के लिए जब हम जाते थे तो हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता था, पूरा दिन हमें अपना लगाना पड़ता था। पर यदि आज हम देखें तो हमारा जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो गया। हम बैठे बिठाए फ़ोन पर ही या नेट के माध्यम से हम 2 मिनट में अपना वो काम कर सकते हैं। हमारी क्षमताओं को समर्थ, क्योंकि हम अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार अब हम काम करने लगे। हमें कोई बहाना नहीं चाहिए कि हमें ये काम हम नहीं कर पाएंगे ये बाहर से, क्योंकि हम उसको करने के तरीके हम इंटरनेट पर खोज सकते हैं। सामाजिक जीवन को सक्रिय कैसे बनाया कि हम पहले अपने रिश्तेदारों से या जिससे हम बात करना चाहते हैं उसके लिए हमें एक स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा, पूरा उसके लिए योजना बनानी पड़ेगी, उनके घर जाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए। आज हम बैठे बिठाए अपने फ़ोन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हम 2 मिनट में उनसे बातें कर सकते हैं। तो हमारा जो सामाजिक जीवन है वो भी ज़्यादा सक्रिय बना है और राष्ट्रीय जीवन को भी गतिशीलता और पारदर्शी बनाया है। सूचना और जानकारियों के आदान प्रदान से लेकर लोगों को एक दूसरे से जोड़ने तक का जो काम है, चाहे वो बहस हो, विचार विमर्श हो, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि हम देखते हैं टीवी पर किसी भी मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर जो बहस छिड़ती है, विचार विमर्श किए जाते हैं, तो ये सब हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए ही किया जाता है। आज राष्ट्रीय स्तर पर यदि हम देखें तो हमारी जो राजनीति और हमारी अर्थनीति हर एक जनसंचार के माध्यमों से प्रभावित होती है। खासकर आपातकाल के बाद
जनसंचार माध्यमों की ताकत लगातार बढ़ी है। राष्ट्रीय जीवन में उसका हस्तक्षेप भी बढ़ा है। वो न सिर्फ सरकार के कामकाज की निगरानी करते हैं, बल्कि सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। हमने कई बार देखा भी है कि हमारे कई फैसले सरकार के द्वारा लिए गए जो जनता के लिए सही नहीं थे, उसके लिए एक आंदोलन की तरह तैयार हो जाना और उन सब का कार्य करना, तो ये सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ भी उठाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे भ्रष्टाचार फैल रहा है, मानवाधिकारी जो हनन हो रहे हैं उनके लिए, और सांप्रदायिक जो दंगे होते हैं, तो इन सब में जनसंचार माध्यमों ने लगातार एक अच्छा कदम उठाया है, लोगों को जागरूक बनाने की कोशिश की है। वर्षों में हम देखें तो स्ट्रिंग ऑपरेशन जैसे हम देखें वो हमारे सामने आए हैं, चाहे वो तहलका कांड हो या ऑपरेशन दुर्योधन हो, चक्रव्यूह हो, तो सबने यही साबित किया है कि यदि चाहे तो जनसंचार माध्यम सत्ता के शिखर को भी हिला सकता है, क्योंकि आप इससे बच नहीं सकते। जनसंचार माध्यमों के ये था हमारा कि जनसंचार माध्यमों का प्रभाव किस प्रकार हम पर पड़ा है। अब उसका नकारात्मक प्रभाव क्या है, तो हम देखें नकारात्मक प्रभाव भी हमारे समाज पर पड़ा ही है। अगर सावधानी से इस्तेमाल ना किया जाए तो लोगों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात तो यही है कि सिनेमा और टीवी जैसे जो हमारे ये जनसंचार के माध्यम हैं, ये काल्पनिक होते हैं और लुभावनी कथाओं के ज़रिए, कहानियों के ज़रिए लोगों को एक नकली दुनिया में पहुंचा देते हैं, जो सिर्फ हमारे मनोरंजन के लिए होता है। उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं होता। और पर होता क्या है कि लोग इन सब के कारण अधिक व्यसनी बन जाते हैं। जैसे किसी मादक पदार्थ का जो नशा हो जाता है, व्यसन पड़ जाता है, उन्हें एडिक्शन हो जाती है, वैसे ही एडिक्शन उन्हें किसी टीवी सीरियल की, किसी कहानी की, या फिर उन कथा कहानियों को वो मतलब उनके हैबिचुअल हो जाते हैं। नतीजा ये होता है कि वो अपनी वास्तविक समस्याओं का समाधान भी लोग उसी काल्पनिक जीवन में जीने लगते हैं, और उस काल्पनिक जीवन में जीते हुए वो क्या करते हैं कि अपनी जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका समाधान भी वो काल्पनिक दुनिया में ढूंढने लगते हैं। इससे लोगों में पलायनवादी प्रवृत्ति पैदा होती है, लोग जो है उनसे अलग होने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव दिखा रहा है। जनसंचार माध्यमों में यदि हम देखें तो खास करके सिनेमा पर यह आरोप भी लगता रहा है कि उन्होंने समाज में हिंसा, अश्लीलता, असामाजिक व्यवहार को प्रोत्साहित करने में मुख्य भूमिका निभाई है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि जनसंचार माध्यमों का लोगों पर उतना वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि उसके बारे में समझा जाता है। लेकिन जनसंचार माध्यमों के प्रभाव को लेकर कुछ धारणाएं जो बनी हुई हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे जनसंचार माध्यम लोगों के व्यवहार और आदतों में परिवर्तन की बजाय उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल और उन्हें और ज़्यादा मजबूत करने का काम करता है। इसी तरह ये माना जाता है कि जनसंचार माध्यमों का उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है जो किसी चीज़ के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है, जो अनिश्चय में होते हैं, उन लोगों पर इनका अधिक प्रभाव पड़ता है। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव तब और अधिक बढ़ जाता है जब लगभग सारे माध्यम एक ही समय में एक ही बात कहने लगते हैं। साथ ही जब वे मुद्दों की बजाय किसी एक मुद्दे को बहुत अधिक उछालने लगते हैं। कई बार हमने इसके जीवंत उदाहरण देखे हैं। बार बार उन्हीं संदेशों, छवियों, विचारों को दोहराने लगते हैं, तब भी उनका गहरा प्रभाव पड़ता है। और आप भी अक्सर ये देखते होंगे कि अखबारों, टेलीविज़न चैनलों में किसी खास खबर या मुद्दे को ज़रूरत से ज़्यादा उछाला जाता है और कुछ अन्य मुद्दे और खबरों को बिल्कुल जगह नहीं दी मिलती। तो ये देखा गया है अक्सर उन मुद्दों और सवालों को अधिक उछाला जाता है जिनसे जो हमारे समाज का ताकतवर वर्ग है वो उसके हित में जुड़े होते हैं, और या जो निहायत ही सतही हों, अनावश्यक हों। इसके साथ ही अक्सर उन मुद्दों और सवालों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है जिनका संबंध व्यापक जन समुदाय, खासकर समाज के कमज़ोर वर्ग से होता है। उन मुद्दों को दबा दिया जाता है। पिछले 1 डेढ़ दशक में भारत में कई ऐसे मौके आए हैं
जहां जनसंचार माध्यमों ने उन मुद्दों की खूब हवा दी है जो कहीं न कहीं बहुसंख्यकों या समाज के ताकतवर वर्गों के हितों से जुड़े हुए थे। जनसंचार माध्यमों के प्रभाव के संदर्भ में एक सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि उन पर किसका नियंत्रण है। जितने भी हमारे जनसंचार के माध्यम हैं, जो आज के समय में टेलीविज़न, सिनेमा, इन सब पर नियंत्रण किसका है। तो ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनसंचार माध्यमों का संबंध सार्वजनिक हित से जुड़ा हुआ होता है और किसी एक की भलाई के लिए ये काम नहीं कर सकता। तो उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो सार्वजनिक हित को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ये एक तथ्य है जो अधिकांश जनसंचार माध्यमों पर कंपनियां या व्यक्तियों का स्वामित्व है, जो उनकी पर्सनल है, तो वे उन्हें सार्वजनिक हित से ज़्यादा अपने व्यावसायिक मुनाफे को ध्यान में रखकर संचालित करते हैं। इसका सीधा जो प्रभाव है वो जनसंचार माध्यम की अंतर्वस्तु पर पड़ता है। कई मौक़ों पर विज्ञापन दाता, जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियां होती हैं, वो उनके हितों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके लिए तथ्यों के साथ थोड़ा तोड़ मरोड़ के और सच्चाई को छुपाने की कोशिश भी की जाती है। तो इस तरीके से हम कई बार देखते हैं कि मीडिया के ज़रिए लोगों को एक खास तरह की जीवन शैली में ढालने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्तावाद के विकास और फैलाव में जनसंचार माध्यमों की सबसे बड़ी भूमिका है। फैशन से लेकर खान-पान तक लोगों की रुचियों में, आदतों को बदलने में जनसंचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका देखी जा सकती है। खासकर बच्चों और युवाओं पर जनसंचार माध्यमों के ज़रिए जो आधुनिक उपभोक्तावादी जो जीवन शैली है वो जो परोसी जा रही है, उसका गहरा प्रभाव बच्चों पर और लोगों पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जनसंचार माध्यमों ने जहां एक और लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है, तो वहीं उसके नकारात्मक प्रभाव भी उन लोगों पर दिखाई दिए हैं, उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, और ये भी स्पष्ट है कि जनसंचार माध्यमों के बिना आज जो हमारे जनसंचार माध्यमों के बिना हमारे जो सामाजिक जीवन है उसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे में ज़रूरी है हम जनसंचार माध्यमों से प्रकाशित सामग्री जितनी भी है उसको निष्क्रिय तरीके से ग्रहण करने की बजाय उसे सक्रिय तरीके से सोच विचार करने और आलोचनात्मक विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करें। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आंखें, कान, दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए ताकि हम एक जागरूक पाठक कहला सकें। तो ये था हमारा कि किस प्रकार जनसंचार के जो माध्यम हैं वो हमारे समाज को प्रभावित कर रहे हैं और इंटरनेट का प्रभाव। तो लिपि से मुद्रण तक का जो सफ़र तय हुआ है वो भी एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। तो लिपि से और मुद्रण तक, लिपि का आविष्कार संचार की सबसे बड़ी जो है क्रांति माना जाता है। लिपि ध्वनि पर अवलंबित लिपि है वो विकास के पूर्व मानव ने भाषा के अतिरिक्त अभिव्यक्ति के कई अन्य माध्यमों के प्रयोग किए थे। चित्रलिपि या पिक्टोग्राफी इसी तरीके का एक प्रयोग था। ये लेखन विधि चित्रों की एक श्रृंखला द्वारा किसी घटना या स्थिति का स्वरूप प्रस्तुत करती थी। जो चित्रलिपि होती थी वो भाषा से जुड़े नहीं होती थी, इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति किसी भी भाषा में संभव होती है। आवश्यक होता है चित्र को समझना। तो प्रागैतिहासिक मानव ने संसार के विभिन्न भागों के इन लेखन शैली का प्रयोग किया है। पिक्टोग्राफी के कुछ रूपों ने विकसित होकर ऑडियोग्राफी का रूप ले लिया और यह चित्रलिपि का संवर्धित रूप है। उसमें स्थितियों, घटनाओं के प्रस्तुतिकरण के साथ साथ अमूर्त विचारों की अभिव्यक्ति और असीमित शक्ति भी थी। जो किसी भी प्राचीन मेसोपोटामिया हो और कीट की या हिटियाइट की जो लिपियां हैं वो इसी वर्ग की हैं। लिपि के विकास में अगले चरण और भी महत्वपूर्ण है। एक और लोगोग्राफी का विकास हुआ जिसमें प्रत्येक शब्द के लिए स्वतंत्र चिन्ह था।
इस लिपि को शब्द लेखन भी कहते हैं। और दूसरी धारा थी ध्वनियों के आधार पर लिपियों के विकास की, जिसका जो चरम उत्कर्ष था वो अक्षरों का विकास आविष्कार में हुआ। तो इन लिपियों के लेखन के स्वतंत्र रूप का अंत कर उसे भाषा की अभिव्यक्ति का माध्यम बना दिया गया है। तो ये जो क्रांति है उसके प्रभाव बड़े व्यापक थे। लिपि विहीन भाषाओं ने ज्ञान विज्ञान की परंपरा का वहन किया है, साहित्य के विभिन्न रूपों की रचना की, दार्शनिक चिंतन भी किया है। तो इस तरीके से लिपि एक रहस्यमयी और चमत्कारी शक्ति है जिस पर अधिकार रखने वाले थोड़े से लोगों को समाज ने ऊंचा स्थान मिला है। और इस तरह ज्ञान एक छोटे से वर्ग के हाथ में आ गया जिसका उपयोग बहुत कुछ अपने हितों में किया है। और दूसरी बात ये कि आगे चलकर इसी ज्ञान का व्यापक प्रसार भी हुआ है। तो ये जो स्थिति है संसार की चौथी क्रांति ने बदली। कागज और मुद्रण की संयुक्त क्रांति जो अंग्रेजों और भारतीयों के द्वारा शुरू हुई। कागज का आविष्कार मुद्रण के आविष्कार के बहुत पहले हो गया था। जब वो छपना शुरू हुआ उससे पहले कागज का आविष्कार हो चुका था। और कागज का आविष्कार मुद्रण के आविष्कार के बहुत पहले होने के बाद क्रांतिकारी जो थे वो सामाजिक परिणाम उसी समय स्पष्ट हुए जब कागज और छपाई का मिलन हुआ। कागज के आविष्कार का श्रेय चीन के साइन लुइन को दिया जाता है, और जिसने 105 में वृक्षों की कुटी हुई छाल, सन, पुराने कपड़े, मछली पकड़ने के पुराने जालों का उपयोग करके कागज बनाया था। और उसके बाद 500 वर्षों तक ये जो शिल्प था ये चीन में ही रहा। 7वीं सदी के आरंभ में जापान आया और उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने मलबरी वृक्ष की छाल से कागज बनाना आरंभ किया। 770 में सांचों से मुद्रण आरंभ शुरू हुआ था। सामग्री शोटोको की आज्ञा से 10 लाख प्रार्थना पत्र छापे गए। इस योजना को पूरा करने में 6 वर्ष का समय लगा। ज्ञान को सर्वसुलभ बनाने के लिए क्रिया आरंभ हुई। तो इस प्रकार के प्रयत्नों से हुआ। धीरे धीरे छपाई जो थी उसका प्राथमिक रूप संसार के दूसरे भागों में भी पहुंचे। कागज बनाने की कला का आविष्कार पहले हो चुका था। चल टाइप के आविष्कार के मुद्रण को नया रूप दिया। तो इस तरीके से धीरे धीरे जो है चल टाइप का उपयोग शुरू हो गया। मुद्रण के आविष्कार के साथ पुस्तकों और समाचार पत्रों के प्रकाशन का रास्ता खुल गया और इस तरीके से ज्ञान के प्रसार और स्थायित्व की संभावना बढ़ गई। तो पुस्तकों और समाचार पत्रों ने उसका दायरा बढ़ाया है, उसका जो काम है वो और ज़्यादा सुलभ हो गया है और लोग मुद्रण की विचारों की क्रांति जो है वो विचारों की क्रांति की शुरुआत थी। जो मुद्रण की क्रांति थी वो विचारों की ही क्रांति की शुरुआत थी। तो आज इस वीडियो के साथ हमारा ये पार्ट पूरा होता है जिसमें हमने जनसंचार माध्यमों को पूरा कंप्लीट किया है। जनसंचार माध्यम हमारे चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो या पत्र पत्रिकाएं हो, मुद्रण माध्यम हो या इंटरनेट, इन सब का विकास भारत में कैसे हुआ, इन सब का जो अंतर है संचार के कार्य और जनसंचार के कार्य, और उसी के साथ साथ जनसंचार की विशेषताएं, संचार कितने प्रकार का होता है, संचार के तत्व कौन कौन से होते हैं, संचार क्या है, ये हमने अभी पढ़ लिया है। तो आज हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। इसी के साथ आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। आप इसके नोट्स ज़रूर तैयार करें। 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हमारे आते हैं इनमें से, तो आप इसको ज़रूर तैयार करें, ध्यान से चैप्टर सुने और अपना पूरा वर्क कंप्लीट करें। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।